हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं सीटेट प्राइमरी एंड अपर दोनों लेवल के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ दिया है बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की जो भावनाएं हैं वो किससे संबंधित होती हैं, ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, शारीरिक है, आध्यात्मिक है, संवेगात्मक है या संज्ञानात्मक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जब बात भावनाओं की होती है, संवेगों की होती है, तो वो संवेगात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, उसको संवेगात्मक क्षेत्र की भावनाएं कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है बताता है कि क्या बताता है, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि में गति में अंतर हो सकता है, सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है, सबकी गति समान नहीं हो सकती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे अपनी भूमिका को किन प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं वो बतानी है। समाजीकरण व उत्संस्करण, समावेशन या समायोजन है, अनुकूलन व समायोजन है, अनुकूलन व उत्संस्करण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा ही बच्चे क्या करते हैं, अपनी भूमिका को समाज में जान पाते हैं कि उनका समाज में क्या रोल है और उन्हें क्या कार्य करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। तो वो सब चीज़ें जो बच्चे के अंदर चेंज होती हैं वो होती हैं समाजीकरण के द्वारा। समाजीकरण का इसमें मुख्य रोल होता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर दिया हुआ है जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे किसी खिलौने को दिखाया जाता है और फिर उसको छिपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता अवस्था कब पाई जाती है बताना है। तो ये कौन सी अवस्था में पाई जाने वाली एक विशेषता है ये बताना है। तो पूर्व संक्रियात्मक नहीं है, आत्मकेंद्रिता भी नहीं है, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व भी नहीं है, यहाँ पर संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये नहीं होगी। संवेदी चालक अवस्था होती है क्योंकि ये होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, और इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, चीज़ों से उसको लगाव हो जाता है और वो उनको सजीव मानने लगता है। जो उसके खेल खिलौने होते हैं उनके स्थायित्व को वो याद रख लेता है और उनको छिपाने के बाद भी ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो अवस्था होती है ये होती है संवेदी चालक अवस्था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं और लेव वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना है तो बताना है हमें। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनको चेक कर लेते हैं। क्रियाएं करना और भाषा, भाषा और क्रियाएं करना, इनाम व सजा, सजा और इनाम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। जीन पियाजे ने क्रियाएं करना महत्वपूर्ण माना है, और जबकि लेव वाइगोत्स्की ने किसको महत्व दिया है, उन्होंने महत्व दिया है बच्चे की भाषा को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का और अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। तो इसमें किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं बताना है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखते हैं, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों के लिए खुश करने वाला कार्य हो। ऑप्शन सी में दिया है यह महसूस करना कि खुद के लिए कानून को, नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। यह ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बात की जा रही है दूसरों को क्या करना, दूसरों के द्वारा उसको चाहिए कि वो सम्मान प्राप्त करे और दूसरों को खुश करने के लिए वह कार्य करता रहता है। तभी कौन सा आता है यहाँ पर नैतिक विकास का क्षेत्र, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाला चरण जो है बच्चे के अंदर आ जाता है। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट पर। बी करेक्ट है। यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। तो बताना है लेव वाइगोत्स्की किसको मान्यता दे रहे हैं। यहाँ पर दिया है यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ कर सकते हैं। तो हमें यह देखना है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना। तो यहाँ पर वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना कोई यहाँ पर उसका हल नहीं होगा, कोई समाधान नहीं है। लेव वाइगोत्स्की की जो मान्यता है उनकी मान्यता है कि यह देखना बच्चे की क्षमता क्या है और उसके परे वह क्या कर सकते हैं। बच्चा अकेले और बिना किसी की मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हों। तो इस तरह का कोई लक्ष्य लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या देखना, यह देखना कि वर्तमान में बच्चे की जो क्षमता है उनसे परे क्या चीज़ है, बच्चा क्या सीख सकता है, लेकिन उसका समर्थन भी साथ साथ में करना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया हुआ है लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार समझते हैं संज्ञान को। ऑप्शन दिए हैं आनुवांशिक व परिपक्व रूप में, व्यक्तिगत व क्रियाधारित रूप में, सार्वभौमिक व अचल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सामाजिक व भाषा आधारित। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की की जब बात होती है तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो जिस भी ऑप्शन में आपको समाज या सामाजिक चीज़ें रिलेटेड दिख जाती हैं वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक व भाषा आधारित संज्ञान को समझते हैं लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका कैसी होती है। तो बताना है शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। तो ऐसा नहीं है। बात बाल केंद्रित कक्षा की जा रही है। तो ऐसी कक्षा में क्या होता है, बच्चे जो हैं सक्रिय होकर सीखते हैं चीज़ों को। शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। भय, दंड, पुरस्कार आदि चीज़ों का प्रयोग कक्षा में नहीं किया जाना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरुद्ध है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपने आप को ज्ञान का क्या मानती है, परम स्रोत मानती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर रोंग हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ये सबसे सुटेबल आंसर जो है हमें मिल गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक टीचर कैसी होनी चाहिए, अगर बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है तो कैसा होना चाहिए, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत रूप से वो ध्यान देती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है हार्वर्ड गार्डनर का मानना क्या था। ये बताना है हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ना कि एक बुद्धि का। डी में दिया है बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है हार्वर्ड गार्डनर का कथन है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग बुद्धि हो सकती है और उसकी मात्रा भी भिन्न भिन्न हो सकती है। उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद जो होते हैं विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करते हैं। विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालते हैं या विद्यार्थियों में आत्मकेंद्रिता को बढ़ाते हैं। तो जो निजी संवाद होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं विद्यार्थियों की सोच को विनियमित। तो विनियमित जहाँ पर आ जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है। सभी बच्चों की ज़रूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकता है। तो हमें बताना है कौन से कौशल का यहाँ पर बोध किया जा रहा है। केवल ज्ञान का है, केवल बोध है या समस्या समाधान है। चलिए आ जाते हैं ऑप्शन डी पर। तो यहाँ पर अभी सारी सोच भी हो जाएगा रोंग। चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा समस्या समाधान। जहाँ पर बात प्रगतिशील कक्षा की होती है तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए टीचर क्या करता है, समस्या समाधान करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आते हैं 13 पर। 13 में दिया हुआ है समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लचीले समूह से बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए रोंग हो जाएगा। उचित समायोजन से भी बढ़ावा मिलता है, इसलिए ये भी रोंग है।
और विभेदित निर्देश से भी बढ़ावा मिलता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ध्यान रखना है, किससे बढ़ावा नहीं मिलता, तो नामीकरण व पृथक्कीकरण से बढ़ावा इसको नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया हुआ है विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है, हमें बताना है। बात की जा रही है विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की, तो यहाँ पर क्या दे रखा है ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों को हल करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, क्या यहाँ दिया हुआ है, शिक्षकों को केवल अपने अनुभवों से उदाहरणों देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है अपने ही उदाहरण दे, अपने ही अनुभवों से उदाहरण दे, वो बात भी सही नहीं होगी, सी भी रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, शिक्षक को पहले खुद उदाहरण देने चाहिए, अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर करनी चाहिए और उसके बाद बच्चों से उनकी निजी ज़िंदगी के उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ दिया हुआ है वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो बात की जा रही है दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों की। छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ऐसी सामग्री का यूज करें जिससे बच्चे क्या कर सकें, उनको छू कर महसूस कर सकें। उभरी हुई चीज़ें होंगी, उभरे हुए अक्षर होंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ये चीज़ें एकदम करेक्ट हो जाएंगी। चलिए सी और डी ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सहायक तकनीकी पर प्रतिबंध, तो प्रतिबंध नहीं लगाना है। यहाँ पर तकनीकी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वह बच्चों के प्रोत्साहन के लिए किया जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। दृष्टिबाधितता से बच्चे जूझ रहे हैं तो वो सांकेतिक भाषा को समझ नहीं पाएंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है रचनात्मक विशेषता हमें बतानी है। तो जो रचनात्मकता की बात होती है उसमें क्या विशेषता होती है, अनुरूपता नहीं होगी, अभिसारी सोच भी नहीं होगी, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क भी नहीं होगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा अपसारी सोच, अर्थात क्या हो, मुक्त प्रश्नों के उत्तर वाला प्रश्न हो जिसके कई सारे उत्तर हों, एक समस्या के बहुत सारे समाधान बच्चे खोज सकें, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अपसारी सोच। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं 17 पर। सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है, हमें बताना है सक्रिय जुड़ाव क्या होता है। पूछताछ और जांच की बात होती है। वेधन और अभ्यास है, तो वेधन और अभ्यास भी नहीं है। रटकर या स्मरण कर, ये भी नहीं है। निष्क्रिय सुनना, ये भी नहीं है। पूछताछ अगर जांच हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, सक्रिय जुड़ाव होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या दिया हुआ है, कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कर रही है, पाठ्य पुस्तक से एक पाठ में उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसको 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उनमें पठन कौशल का विकास कर रही है। तो कौन सा पठन कौशल का विकास शिक्षिका कर रही है, बच्चों से कह रही है कि एक पाठ्य पुस्तक है उसके कुछ शब्द हैं उनको 2 बार पढ़ें। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ दे रखा है विस्तृत पठन है, गहन पठन है, जिज्ञासा पठन है या साझेदारी पठन है। तो ये जो उदाहरण हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा गहन पठन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं जन्मजात उनमें क्षमता होती है भाषा को अर्जन करने की। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों में जो ये जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन की, ये किस लिए होती है, सार्वभौमिक शब्द भंडारण से, तो जी नहीं। सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक पठन या सार्वभौमिक बोली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सार्वभौमिक व्याकरण। जो नॉम चॉम्स्की हैं वो बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की, सार्वभौमिक व्याकरण की, जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं उनमें जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर।
यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है। बताना है भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में क्या सही है। यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है। यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। या ऑप्शन नंबर डी, यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। तो भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में क्या करता है, मदद करता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक कक्षा में बहुत क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र से बच्चे आते हैं और जिनमें विविधताएँ पाई जाती हैं और जिनकी संस्कृति अलग होती हैं, जिनकी भाषाएँ अलग होती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे माहौल में रहकर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं भी सीख जाते हैं, द्विभाषा भी सीख जाते हैं, बहुभाषावाद भी उनमें आ जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 21 पर। 21 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ दे रखा है एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा। तो कक्षा 8 के बच्चों में भाषा का विकास करना है, उसकी बात की जा रही है। चलिए एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। यहाँ दे रखा है उनके स्तरों को समझने के लिए नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन। तो ये कोई उत्तम कार्य नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक में भाषा सिखाना, पाठ्य पुस्तक से केवल भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। लक्ष्य भाषा में बोलना और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। कार्य और गतिविधियों में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लक्ष्य भाषा में उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए, भाषा बोलने में अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर दिए जाएं, जिससे बच्चे जो हैं कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनमें क्या हो जाएगा, भाषा का विकास हो जाएगा। अधिक से अधिक उन्हें अभ्यास किया जाएगा, उनका विकास होगा उससे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है रूपात्मक आकलन में मदद करता है। तो जो रूपात्मक आकलन होता है ये किस में मदद करता है। ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में प्रतियोगात्मक वातावरण को सृजन करता है, शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में, सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में, या सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूपात्मक आकलन की बात हो रही है। तो ये सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देता है। सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं 23 पर। 23 में दिया है कक्षा में सस्वर पाठन के लिए एक अच्छा तरीका है। तो क्या अच्छा तरीका है, शिक्षार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने के योग्य बनाना, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाना, शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाना, या शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है। यहाँ दिया हुआ है शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे कौशलों का विकास कैसे कर सकता है। तो ये बताना है एक शिक्षक जो है छोटे बच्चों में अच्छे कौशलों को कैसे विकसित कर सकता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। व्याकरण और शब्द सीमा का स्पष्ट निर्देशन करके, शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उनकी प्रशंसा करते हुए आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी देकर, या शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर डी में शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक त्रुटियां हैं उन पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों ने जो अच्छे कार्य किए हैं उनकी प्रशंसा करता है टीचर। तो बच्चे क्या करते हैं, उस बात को ध्यान से सुनते हैं, उस बात का बच्चों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और आगे सुधार हेतु उनको विशेष टिप्पणियाँ दी जाती हैं। तो बच्चों में क्या होंगे, अच्छे कौशल जो हैं वो विकसित हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।